हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स फिज्म क्लासेस। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आई होप सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप, ठीक है। और हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं वही उसी एनर्जी के साथ, जोश के साथ। अगला टॉपिक सीखते हैं। बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आज आपके लिए फिर से। और इसमें एक कॉन्सेप्ट जो है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी करेंगे आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। और आज आपने ध्यान रखना है कि बड़े छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट सीखने हैं, डिटेल में भी वो होंगे ही। और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और पेपर में क्या ट्रिक खेली जाती है, जिसको आपने बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बीट करना है, ठीक है। तो इन्हीं सब कोशिशों के साथ हम आज का काम करते हैं शुरू। और उसमें क्या सीखना है हमने, आज टॉपिक में क्या सीखना है, हमने सीखना है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना। मेटल्स में जो होते हैं अंदर एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़ी हुई हैं, उसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं। लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा हुआ है आपने। जैसे सोडियम मेटल ले लो, 11 उसमें एटॉमिक नंबर है और 2 8 तक स्टेबल है। 11th जो बाहर घूम रहा है, सारे अल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन बाहर फ्री में घूम रहा होता है, वो लूजली बाउंड है, उसके निकलने के चांसेस ज्यादा हैं, एटम के आयोनाइज होने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना। तो मेटल्स हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उन इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या बिहेवियर है, किस तरह से वो रहते हैं पूरे सिस्टम में, और किस तरह से वो सिस्टम की चीजें या थर्मल प्रॉपर्टीज या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज या किसी भी तरह की वो प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल इसमें दो थ्योरीज आई, बेसिकली इसमें दो थ्योरीज आई। और उन दो थ्योरीज में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो 1900 के आसपास, जब क्वांटम मैकेनिक्स अभी बहुत इनिशियल फेजेस में थी अपने, तब एक ड्रूड नाम के साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, और वो थ्योरी थी क्लासिकल, ठीक है। उसने कैसे क्लासिकल अज्यूम किया वो हम आगे सीखेंगे। उसके बाद लेकिन इससे कुछ चीजें क्लियर हुई और कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई। कुछ प्रॉपर्टीज क्लियर होगी, चलो हमने मान लिया कि भाई कुछ हद तक वैलिड है, लेकिन बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज भी थी जो ये अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। फिर इसमें मॉडिफिकेशन हुई और समरफील्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसमें क्वांटम मॉडिफिकेशन की। तो हमने बेसिकली दो थ्योरीज पढ़नी है कि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन को, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गैस मान लेंगे, वो कैसे स्टडी करना है, पहले क्लासिकली और फिर क्वांटम मैकेनिकली। दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी, यही है, ठीक है। इतनी बात थी। तो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं काम इसका। तो फिजिकल सेटअप में सबसे पहले उसने क्या माना, उसने माना कि ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे जो फ्री हैं, क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहा हूं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी रूम में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल जैसे ऑर्डिनरी गैस होती है ना कोई, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे आसपास, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, वैसे ही गैस है। तो इलेक्ट्रॉन गैस बिल्कुल ऑर्डिनरी गैस की तरह बिहेव करती है। हालांकि ऑर्डिनरी गैस की जो डेंसिटी होती है वो होती है 10⁻25, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी ज्यादा डेंस साइज के मुकाबले 10⁻29 है, उतने ही वॉल्यूम में, ठीक है। तो डेंसिटी तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन गैस वैसा ही बिहेव करती है। और क्या असम्पशन मानोगे, और असम्पशन मानोगे कि भाई आपस में उनका इंटरेक्शन नहीं है, तो आपस में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई रिपेल नहीं कर रहा, काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ, जो वो टेम्परेचर की वजह से इधर उधर मूव कर रहे हैं, उनके पास मोशन है, उसी की वजह से एनर्जी है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने मान लिया। तो इसमें उन्होंने बेसिकली इस आइडिया के साथ क्या क्या कंक्लूजन निकले कि एक तो वो स्टैटिस्टिक्स कौन सी फॉलो करेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, पहला पॉइंट। दूसरा उन्होंने क्या लिया कि पार्टिकल्स आपस में डिस्टिंग्विशेबल हैं, और स्टैटिस्टिकल वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि आप इन पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल कैसे मानते हो, एयर मॉलिक्यूल्स को भी डिस्टिंग्विशेबल कैसे मानते हो। तो बेसिकली वो इंटरेक्शन आपस में नहीं कर रहे, और आप इतना दूर 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 उन्हें रख सकते हो कि आप लेबलिंग कर दो उनकी,
चेयर के हिसाब से, सीट के हिसाब से, बॉक्सेस के हिसाब से, सेल के हिसाब से आप पार्टिकल नंबर को 1 और 2 को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं याद तो स्टैटिस्टिकल वाला लेक्चर देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में या आपके फोल्डर में, जिस फोल्डर में स्टैटिस्टिकल है उसके फोल्डर में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, ओके। तो डायनेमिक्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, इधर उधर मूव करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, इसके अलावा उनमें आपस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है, और मीन फ्री पाथ वाला कॉन्सेप्ट वैसा का वैसा रहेगा। तो ऑल एंड ऑल उसने माना कि जैसे ये मॉलिक्यूलर गैस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गैस बिहेव करेगी। ठीक है, और ये मान के उन्होंने कुछ अच्छी बड़ी अच्छी चीजें निकाल दी, जैसे कि उन्होंने निकाल दिया कि करंट जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, अप्लाइड जो भी फील्ड लगाओगे, इसे ही तो ओम्स लॉ लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक अप्लाइड फील्ड जो है यही तो वोल्टेज का काम करती है, अप्लाइड वोल्टेज का। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इससे प्रूव हो गया, यानी कि ये ओम्स लॉ को अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमें अच्छा लगा कि बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। एक प्रॉपर्टी जो लस्टर और ओपेसिटी की प्रॉब्लम है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कि कोई लाइट फॉल करेगी और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर उधर घूम रहे हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और रीएमिट कर देंगे। एब्जॉर्ब किया एनर्जी और रीएमिट किया तो वो क्या करेगा, वो शाइन करेगा, चमकेगा। और आपको पता है मेटेलिक बॉडीज होती हैं, जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं। ठीक, और याद रखना, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती या वो मेटल नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से वो चमक रही है, तो उसमें उसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिखाया। ठीक है, और कंडक्ट कैसे करते हैं वो, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो कंडक्टिविटी दो तरह की होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। दो तरह की कंडक्टिविटी है, एक है कि वो थर्मल को कंडक्ट कर पा रहा है कि नहीं। इट इज समथिंग लाइक कि आपने बॉडी को गर्म किया, एक एंड से गर्म करोगे, दूसरे एंड से वो गर्म होगा या नहीं होगा। अगर वो दूसरे एंड से गर्म हो गया तो मतलब वो कंडक्ट कर रहा है, वो अपनी हीट को आगे पास कर रहा है। अगर वो दूसरे एंड से गर्म नहीं हुआ, इसका मतलब वो कंडक्ट नहीं कर रहा। दिस इज ऑल अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी। और अगर आप इसकी जगह पे करंट पास कर दो और आप देखो कि दूसरी तरफ से वो पास हुआ कि नहीं, एक जगह करंट लगा, दूसरी जगह पे फील हुआ या नहीं, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलत लिख दिया, ओके, ये हीट नहीं है, हीट तो है ही है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो हमारे पास दो कंडक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी जो करंट को पास कर रहे हैं वो टेम्परेचर को भी पास करें, और जो टेम्परेचर को पास कर रहे हैं वो करंट को भी पास करें, या उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से। ठीक, लेकिन ये रिलेटेड है आपस में एक दूसरे से, और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं। यानी कि जरूरी है कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ करंट। तो ये था हमारे पास विडमैन फ्रेंज लॉ। विडमैन फ्रेंज लॉ, ये लॉ था, वो बताता था कि भाई ये दोनों कंडक्टिविटीज का अगर आप रेशो ले लोगे, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये जो है, ये दोनों, इन दोनों का रेशो एक टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेशो, और इस तरह से, और डिपेंड करता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप क्या लगाओगे, हटा के एक कांस्टेंट लगाओगे, और वो होता है एल। ये लॉरेंट्ज नंबर बोलते हैं इसे, लॉरेंट्ज नंबर। ड्रूड के साथ लॉरेंट्ज ने भी थ्योरी में काम किया था, कुछ 7-8 साल बाद इसका कंट्रीब्यूशन आया था, 1909 के आसपास। ठीक है, उन्होंने काम किया था उसी पे, यहाँ पे ये विडमैन फ्रेंज लॉ का उन्होंने कंट्रीब्यूशन का यहाँ पे हमने उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया और रिगार्ड दे दिया उस चीज का। ठीक है, ऑनर कर दिया। तो यहाँ पे एक थर्मल कंडक्टिविटी है जो हीट पे काम कर रही है, टेम्परेचर पे काम कर रही है, और एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो करंट पे काम कर रही है।
और ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, दोनों में काम कर रहे हैं, दोनों में बैलेंस बना के चल रहा है वो। ठीक, तो ये लॉ भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो ड्रूड लॉरेंट्ज ने दिया था उससे एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक, हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, कहां पे प्रॉब्लम है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि थर्मल जो प्रॉपर्टीज हैं, जो टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, लाइक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, जो भी हीट कैपेसिटी, वो तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा। ठीक है, जो ससेप्टेबिलिटी नाम की बला है, हर मैग्नेटिक मटेरियल का, इलेक्ट्रिकल मटेरियल की एक ससेप्टेबिलिटी होती है ना। ससेप्टेबिलिटी हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको, किसी कोई होता है मटेरियल जिसे आराम से आप अपने हिसाब से ढाल सकते हो। कुछ लोग होते हैं ढीठ टाइप, जिन्हें आप अपने हिसाब से या अपने मर्जी से आप उन्हें अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है कि कोई मेटल कितनी जल्दी या कोई बॉडी कितनी जल्दी आपके हिसाब से पोलराइज हो जाता है या मैग्नेटाइज हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को ससेप्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो if we are talking about magnetic susceptibility, it means it is the measurement of the thing that how easily a specimen can be magnetized. This is all about magnetic susceptibility. और अगर इलेक्ट्रिकल में बात करूं मैं तो क्या बोलूंगा, कहूंगा हाउ इजिली अ स्पेसिमेन कैन बी पोलराइज्ड, ये उसकी ससेप्टेबिलिटी हो गई। इस तरह से है। जनरली ये वर्ड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी में यूज होता है, लेकिन आप बाय डेफिनेशन देख सकते हो कि कौन कितना ढीठ है और कौन कितना इजीली वो उस डायरेक्शन में मुड़ जाता है, पोलराइज हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइजिंग की थ्योरी में हम और ज्यादा डिटेल में देख लेंगे, आपको कुछ याद भी होगा कि उसमें डोमेन्स होती हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ में, डोमेन्स एक ही तरफ अलाइन है तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर वो ऑपोजिट अलाइन है तो डाया पैरा में से कुछ है, उस तरह से होता है वो काम। ठीक है, तो इजीली कर सकते हो या मुश्किल से करते हो, इस चीज का मेजरमेंट जो है वो ससेप्टेबिलिटी से आपको मिल जाता है। तो ये इसकी इस थ्योरी के बस की नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को भी वो एक्सप्लेन कर सके, तो यहां कुछ लिमिटेशंस थी। तो अगर मैं इसे बिल्कुल इजीली मैंने आपको वो कर दिया क्लियरली कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करनी है तो ये थ्योरी बता सकती है, थर्मल कंडक्टिविटी बता सकती है, कंप्लीट ओपेसिटी एंड मेटेलिक लस्टर, ये जो चमकती है ना चीजें, शाइन करती हैं, वो बता सकती है, विडमैन फ्रॉन्ज लॉ बता सकती है। लेकिन ये हीट कैपेसिटी के बारे में कोई बात नहीं कर सकती। ये अंदर जो रेजिस्टिविटी होती है, आपने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। आर रेजिस्टेंस को आप अगर नेचर ऑफ मटेरियल पे भी तो वो डिपेंड करती है ना, सिर्फ V और I के रेशियो पे नहीं डिपेंड करती, तो वो मटेरियल पे किस तरह से डिपेंड करती है, वो नेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है, वो मेजरमेंट हम रो से देखते हैं। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा भी हुआ है। तो उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, इस बात पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेकिन उसका नेचर कैसा है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है वो, ये बात रेजिस्टिविटी में आ जाती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी के बारे में भी ये थ्योरी फेल हो जाती है और ससेप्टेबिलिटी के बारे में भी ये थ्योरी फेल हो जाती है। तो अब हम क्या करें, फेल हो गया तो क्या करें, करेक्शंस करो, कुछ एड ऑन कर दो, कुछ ले आओ बीच में, कुछ काट दो बीच में से, और ताकि वो मॉडिफाई इस तरह से हो जाए कि सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। ठीक हो गया, पहली थ्योरी खत्म, इतनी ही बात थी। दूसरी पे चलते हैं। ओके, तो दूसरे में क्या है, क्लासिकल अजम्पशन में उसने क्या माना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल इस तरह से हैं, क्लासिकली चल रहे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, जो एनर्जी आप दोगे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेंगे और स्मूथली काम चलता रहेगा। पर जिंदगी इतनी आसान है नहीं, ऐसे होता नहीं है इतना आसानी से। ठीक है, वहां पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। अनसर्टेनिटीज मतलब नथिंग इज डिटर्मिनिस्टिक, मतलब क्वांटम। ओके, तो अब क्वांटम मैकेनिक्स पे चलते हैं। तो समरफील्ड ने बताया था कि भाई ऐसे नहीं है, फर्मी एनर्जी नाम की एक बला है, वो काम करती है और जो इलेक्ट्रॉन्स उस लेवल के आसपास हैं वो ही एनर्जी में ऐसे डील कर सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं, इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो मेनली उन्होंने क्या बात बताई, क्या अपग्रेड हुआ सिस्टम में, जो चेंजेस हुए वो हम देखें। तो आप देखोगे
कि एक तो इलेक्ट्रॉन गैस की डेंसिटी ज्यादा, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा, जगह कम, लोग ज्यादा हैं, ऊपर से उनका नेचर कैसा है इलेक्ट्रॉन्स का, बताया हुआ है आपको स्टैटिस्टिक्स में भी, फर्मियोनिक टाइप नेचर है, फर्मियोनिक टाइप नेचर है। फर्मियोन याद है ना कि मैं जहां बैठ गया वहां दूसरा ना बैठे, जहां अगर बैठना है तो दूसरी तरफ मुंह करके बैठ, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक पोजीशन में बैठ गया तो दूसरा दूसरी तरफ मुंह करके बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठ सकता, राइट। तो अब समरफील्ड ने क्या किया, क्वांटम थ्योरी लेके आए कि भाई आप इलेक्ट्रॉन पे आप थ्योरी गलत लगा रहे हो, क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लगना ही नहीं, कौन सा लगेगा, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। और जब फर्मियंस की बात होती है तो सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन करता है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके बिना तो हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्मी डिराक प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा जिसमें आपको पार्टिकल्स को इनडिस्टिंग्विशेबल मानना पड़ेगा, आप दो पार्टिकल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, एक दूसरे को धक्का भी मारेंगे, वो एक सीट पे जो बैठ गया वो दूसरे को बैठने भी नहीं देगा, इस चीज पे प्रिंसिपल पे काम चल रहा है। तो उन्होंने ये करेक्शंस की और उसके हिसाब से अपना रिजल्ट निकाला और काफी अच्छी प्रेडिक्शन कर दी। तो इस तरह से सेल्स जो हैं वो भरने शुरू किए कि एक बैठ गया तो दूसरा ऑपोजिट, फिर दूसरा ऑपोजिट, फिर तीसरा ऑपोजिट, इस तरह से बना के इस लेवल से ऊपर तक के लेवल तक आप फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। और फिलिंग करके आप देखोगे कि ऐसे नहीं है कि आप सारी फिलिंग कर लोगे, एक लेवल आ जाएगा उसके बाद तो आप भर ही नहीं सकते, उसके बाद डीजनरेसी आ जाती है। तो चीजें देखो रिलेटेड है, कंडेंस मैटर फिजिक्स में आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी पूरी डेरिवेशन है जो कि अभी मैं यहां नहीं करवाऊंगा, वहीं से करोगे आप, ठीक है, वो आपके पास अवेलेबल भी है, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल में इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से लॉजिक चलते हैं, और उन सारों को हम फर्मी एनर्जी की टर्म्स में और डेंसिटी की स्टेट्स में भी समझेंगे, जिसमें क्वेश्चन की फॉर्म आ जाती है, वो अब सीख लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेगा तो देखा कि शिफ्ट कहां से हुआ, ड्रूड लॉरेंट से क्लासिकल थ्योरी से समरफील्ड पे पहुंच गए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन पे पहुंच गए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल से इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल तक पहुंच गए, और जो कंटिन्यूअस कैपेसिटी थी कि कितने भी एक ही सेल में कितने भी भर लो, उस पे एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लग गया कि भाई ऐसे नहीं कि कितने भी भर लो, अगर एक बॉक्स में एक बंदा बैठ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकता, दूसरी स्टेट में बैठेगा और उसके बाद अगली स्टेट में जाएगा, ऊपर वाली स्टेट में जाएगा, लेकिन नीचे ऐसे नहीं हो सकता कि उसी सेल में सारे फिट कर लो, ठीक है। और यहां पे ये जहां फेल हो गई थी वहां ये स्टेट्स को क्वांटाइज करके सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देती है कि क्या रीजन है। तो अब आपके पास जो आर्टिकल आता है, जो हमें अगला आर्टिकल सीखना है, उसके लिए एक आर्टिकल है पार्टिकल इन ए बॉक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दो वीडियोस में, दो लेक्चर्स में मैंने वो काम करवाया हुआ है आपको, वो आप पूरी डेरिवेशन वहां से देखना, अभी मत करना, अभी सिर्फ रिजल्ट समझ लेना, ठीक है। और दो डेरिवेशन दो लेक्चर्स में करवाई है, उसमें क्या करवाया, पहले में थोड़ा सा लेक्चर ये है, लंबे लंबे नहीं है, कि पार्टिकल वन बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स, मतलब अगर सिर्फ एक ही तरफ फोर्स लग रही हो, बॉक्स तो टू डायमेंशनली होता है, याद रखना, जब हम लिखते हैं वन डायमेंशनल बॉक्स, इसका मतलब होता है उस बॉक्स के अंदर एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये याद रहे, ठीक है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, वन डायमेंशन में लग रही है, तो सिर्फ वन डायमेंशन ही लेंगे, बाकी डायमेंशन मैटर नहीं करते। तो उस केस को जब आप सॉल्व करते हो कि इस तरह से एक बॉक्स है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिर्फ इसी डायरेक्शन में वो अपना मोशन रख सकते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकते, यहां नहीं जा सकते, और यहां बाहर इस तरफ भी नहीं जा सकते, तो अंदर ही अंदर घूमता रहेगा। कैसे घूमेगा, अब पहली थ्योरी बोलती थी कि अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल रैंडमली ऐसे वैसे जाएंगे, ऐसे जाएगा, दूसरे से टकराएगा, टकरा के ऐसे आ जाएगा, ऐसे टकराएगा, इधर चला जाएगा, एक दूसरे से टकराते रहेंगे कुछ इस तरह से, और इधर उधर टकरा के घूमते रहेंगे। दूसरी थ्योरी बोलती है नहीं, क्वांटम मैकेनिकली स्टेट्स जो हैं, जो एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, हर एक की अपनी एक एनर्जी है,
और वो उस एनर्जी के हिसाब से एक मोशन बनाता है। वो मोशन ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे जा रहा है, और वो मोशन इसमें क्या है, इस मोशन में यहां पे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहां पे होने की प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, वो मोशन ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे हो। अब क्या है, यहां पे होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और यहां होने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट और एनर्जी के हिसाब से अलग अलग जगह पे होने की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, वेरी करती है। ऐसे नहीं कि इधर उधर एक दूसरे में टकरे मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थ्योरीज ने दी। आपको जो रिजल्ट याद रखना है वो तो एक तो ये है एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसे मैं इस रिलेशन को भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपको याद रखना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml²। मैं वैसे ऐसे भी नहीं याद रखवाऊंगा, हम ना रिप्लेस कर देंगे एच को एच कट से, और एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, राइट। ये रिलेशन यूज करेंगे तो यहां से हो जाता है ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml²। ये क्वेश्चन देख लेना, 100% पेपर में मिलेगा आपको, डेफिनेटली। यहां से भी चांसेस हैं, यहां से नहीं मिलेगा, यहां से किस फॉर्म में मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं अभी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जरूर मिलेगा। और ये बड़ा की पॉइंट है कि वो इस कांस्टेंट में फंसाते हैं बहुत बार, कि यहां पे 2 आएगा, 4 आएगा कि 8 आएगा, पाई आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक कांस्टेंट है, एक फैक्टर है जो इसका ध्यान रखना है आपने। अगर आपने एच की टर्म्स में बात की तो पाई नहीं आएगा और नीचे बड़ा नंबर आएगा 8। लेकिन अगर आपने एच अपॉन 2 पाई को पुट कर दिया तो एच कट स्क्वायर लिखा है, तो फिर 4 तो उसमें एब्जॉर्ब हो गया, और पाई स्क्वायर जो है वो अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया पाई से, तो फिर फैक्टर ये वाला है। ठीक है, तो मैं ये वाला फैक्टर लिख रहा हूं, साफ साफ लिख रहा हूं एक बार फिर से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह की, और वो आपने याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। मल्टीपल टाइम्स बोल दिया मैंने अभी अभी में, आपको ये याद होना चाहिए कि nth स्टेट की एनर्जी जो है वो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml²। एल क्या है, बॉक्स की लेंथ है, जितनी लेंथ है बॉक्स की, और इनटू होगा n स्क्वायर। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी डिपेंड कर रही है n स्क्वायर पे। ठीक है, बाकी कांस्टेंट है, आप n को 1 पुट करोगे तो 1 के हिसाब से आंसर आ जाएगा, और 2 पुट करोगे तो 2 के हिसाब से। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी, फर्स्ट में कितनी, सेकंड में कितनी, उस हिसाब से वेरी करती रहेगी। ठीक है, पूरा आर्टिकल है, डोंट वरी, सारी डेरिवेशन एक एक स्टेप के साथ। ये डेरिवेशन मैंने करवाई है, छोटी सी डेरिवेशन है 5-6 मिनट की, लेकिन आपने वहां पे कर लेनी है। इसके हिसाब से अब आप देखो, जो पहली एनर्जी आई, मैं यहां पे बताता हूं, एक फॉर्मूला तो आप यहां लिख ही सकते हो कि nth स्टेट की एनर्जी क्या है, पहली स्टेट की एनर्जी के n स्क्वायर टाइम्स है। ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा। ओके, और अगर आप वेव फंक्शन देखो तो वो भी ऐसे वेरी करता है कि पहले आधी वेवलेंथ बनी, फिर कंप्लीट वेवलेंथ बनी, फिर 1.5 वेवलेंथ बनी। इस तरह से आप बना सकते हो। अगले में देख लो, यहां पे भी ऐसे ही कर सकता हूं मैं कि E1 स्टेट में एनर्जी कितनी जो भी है, E2 में कितनी, E1 स्टेट के 4 टाइम्स, क्योंकि n स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना। En इज इक्वल टू n स्क्वायर E1। तो E1 में एनर्जी कितनी है, E1 में एनर्जी है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml²। ठीक है, और n को 2 पुट कर दोगे तो E2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ E1। 3 पुट कर दोगे तो हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ E1, 9 टाइम्स ऑफ। ठीक, और एक स्टेट में जिसमें चला गया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा जा सकता है ऑपोजिट स्पिन के साथ, और उसके बाद अगला अगली स्टेट में ही जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई टेम्परेचर तो लो रखा हुआ है आपने, हाई एनर्जी स्टेट में कैसे जाएगा क्वांटम में,
ऐसे जाएगा, नीचे वाला बैठने ही नहीं दे रहा, वो उस एनर्जी स्टेट में बैठने ही नहीं दे रहा, तो ऊपर क्या करे, वो ऊपर वाली स्टेट में जाके बैठ गया। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और एक लेवल तक तो वो जा सकते हैं, चले गए चले गए चले गए, एक लेवल के बाद अब वो बस करेंगे कि बस और जुल्म नहीं सहन होता हमसे। समझ रहे हो, यहां पे एक पार्टिकल को बैठना था लोएस्ट एनर्जी में, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया, वो दूसरे को कहता मुंह फेर के बैठ, दूसरा भी बैठ गया, एडजस्ट हो गए। अब नया इलेक्ट्रॉन आया, उसे पोजीशन तो यहां है, टेम्परेचर तो कह रहा है कि यहां रहे, लेकिन यहां दोनों बैठने नहीं दे रहे, तो अब अगले वाले में बैठना पड़ेगा उसे, वो वहां 2 फिट हो गए, उससे अगले में बैठना पड़ेगा अगले को, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उससे अगले में बैठना पड़ेगा। कितनी हाइट तक जाएंगे, मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में उन्हें होना चाहिए, वो कितनी हाई एनर्जी स्टेट तक जा सकते हैं, एक लेवल आ जाएगा, उसके बाद पाप का घड़ा भर जाएगा उसके बाद वो नहीं होने वाला प्यार से काम, उसके बाद डीजनरेसी आ जाएगी और आपस में वो अपने असल रंग दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, वो और ज्यादा दिखाएंगे। ठीक है, तो एक लेवल तक तो ठीक था सब, उस लेवल के बाद बस हो गई, आखिरी उम्मीद साडी रद्द हो गई, चुप किदा बैठी है जी, हद हो गई। तो वो वहां पे आखिरी लेवल के बाद अब वो आ जाते हैं इस बात पे कि चुप किदा बैठी है जी, हद हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वो लेवल जो टॉप मोस्ट लेवल है, जिसके नीचे सारे फील्ड हैं, ऑडिटोरियम फुल हो गया है, भर गया सब कुछ, और आप टिकट लेने के बावजूद अंदर बैठने को नहीं मिल रहा आपको, तो वो लेवल को हम बोलते हैं फर्मी लेवल, कि नीचे सब कुछ फील्ड है और ऊपर सब कुछ एम्प्टी, ऊपर किसी ने नहीं जाना, वो कहेगा मैं गेट के बाहर से थोड़ी देखूंगा, कम से कम अंदर तो मुझे सिस्टम में तो लो। तो वहां पे फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है कि हाईएस्ट लेवल जहां तक वो खड़ा भर सकता है, वहां तक हम लेते हैं कि ये लेवल तक फर्मी लेवल है। ठीक है, ओके, तो यहां पे बस ये बात करके फर्मी एनर्जी हमें पता लग गई, और फर्मी एनर्जी को हम अब किस टर्म्स में देखते हैं, नंबर डेंसिटी की टर्म्स में देखते हैं, नंबर डेंसिटी की टर्म्स में देखते हैं। ठीक, तो अब जो आपके पास कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअली समझ आ गया सब कुछ, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं, वो मैं अब करवाता हूं आपको, 5 मिनट और लगेंगे और उसमें हम वो पॉइंट भी सीख लेंगे। दैट्स इट, हमारी बात खत्म। तो सिंपल बात थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्लासिकल चली, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, क्वांटम मैकेनिकली चली और क्वांटम मैकेनिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, यही हुआ था, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आया वो आया फर्मी एनर्जी का, और 2 चीजें आपको बहुत ध्यान होनी चाहिए, फर्मी एनर्जी, और फर्मी एनर्जी में एक कॉन्सेप्ट और आता है डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं किस स्टेट में, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पे लिख भी दिया है कि फर्मी एनर्जी का अगर आप देखोगे तो ये जो h²/2m वगैरह है वो तो ठीक है, अंदर कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, मैं लिखना चाह रहा हूं बस, बाकी को तो छोड़ दो, मैं सिर्फ लिखना चाह रहा हूं, फोकस करना चाह रहा हूं 2/3 पे। तो फर्मी एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की पावर 2/3 पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की पावर 2/3 पे। ठीक है, कैसे डिपेंड करती है या क्यों और कितना याद रखना है आपको इसमें से, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बड़े अच्छे आ जाते हैं, उल्टा भी कर सकते हो, पर फिलहाल हम इसे देखते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जो ध्यान रखना है ना, जो आपको इसमें ध्यान रखना है वो ये कि नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप 1 डायमेंशनल केस में जा रहे हो कि 2 डायमेंशनल में कि 3 डायमेंशनल में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी के हिसाब से केस बदल जाएगा। जैसे यहां पे अगर आप देखो तो फर्मी एनर्जी जो कि डिपेंड कर रही है 2/3 पावर पे, दिस इज वैलिड फॉर 3 डायमेंशनल ओनली, 3 डायमेंशन। अगर आप 2 डायमेंशन में जाओगे ना, अगर आप 2 डायमेंशन में जाओगे तो फिर ये 3 नहीं रहेगा, ये 2 रह जाएगा। तो मैं इसे उल्टा करके लिखता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करते हैं कि फर्मी एनर्जी की पावर कितने पे,
जो नंबर ऑफ डायमेंशन है डिवाइडेड बाय 2, इस पे, ठीक है, इस पे डिपेंड करते हैं। अगर आप वो भी आप देखना चाहते हो क्यों, तो उसका आंसर ये है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट, यहां से देखना आप जनरल, यहां से देखना सारे रिलेशन जनरल देख लेना, पता लग जाएगा। डेंसिटी ऑफ स्टेट डिपेंड करती है फर्मी एनर्जी की पावर पे कि कितने डायमेंशंस हैं, बाय 2। ये बाय 2 वाला फैक्टर मोमेंटम से आता है, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम का स्क्वायर। तो अगर आप उसे लोगे तो वो डेंसिटी के केस में तो वो 1/2 हो जाएगा ना, एनर्जी 1/2, तो वहां से आता है, ठीक है। और नंबर ऑफ डायमेंशंस डी हैं, और उसमें एक माइनस कर दो, एक फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस तरह से मतलब डेंसिटी में कम हो जाता है। तो ये रिलेशन आप याद रख लो, इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, ये आप याद रख लो, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप क्या करोगे, डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली डेंसिटी होती है dn अपॉन de, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इस तरह से है, ठीक है। या dn, सिर्फ dn देखनी है, और d अगर हम उधर ले गए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप इसे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाह रहे हो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, है ना, GE DE ऐसे लिख दिया ना। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गए टोटल, dn का इंटीग्रेशन कह लो, और यहां से अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी किस पे आएगी, EF की पावर n होगी, जो भी एनर्जी की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता ना। तो E की पावर हो गया n+1 विच इज d/2, और अपॉन में भी n+1 विच इज d/2। बात पता लग गई, सिंपल था। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी हो, एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, प्यारा कॉन्सेप्ट, टोटल एनर्जी निकालनी हो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एनर्जी से ही मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से, और इंटीग्रेशन ले लोगे। अब एक पावर और बढ़ गई, जो पहले पावर d/2 -1 थी, उसे आप e से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो d/2 बन जाएगी। तो यहां पे इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, d/2 + 1 और डिवाइडेड बाय d/2 + 1। बात पता लग गई, सिंपल था। एक और रिलेशन देखो, ये तो हो ही गया, मैंने जनरली डी में बता दिया सारा कुछ। अब आप नंबर ऑफ डायमेंशंस के हिसाब से कर सकते हो काम, ओके, ठीक है। तो अब अगर आप एनर्जी निकालो, अगर आप एवरेज एनर्जी निकालो, एवरेज एनर्जी, तो वो क्या होगी, वो होगी कि टोटल कितनी एनर्जी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक बोल रहा हूं। अब देखो एनर्जी की बात करोगे टोटल, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, EF पावर d/2 + 1 डिवाइडेड बाय d/2 + 1, ओके। ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन मिलेगा, और इसी में वो खेलते हैं ऊपर नीचे करके, तो ये ध्यान से देखना बहुत ज्यादा। ये हो गया तो आपके क्वेश्चंस हो गए, समझ लो, ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ओके। n कितना है, n है EF पावर d/2 डिवाइडेड बाय d/2। अब जो कटता काट दो, ये d/2 पावर d/2 से कट गई, सिर्फ 1 पावर बचेगी, तो वो हमने लिख लिया EF, और ये 2 से 2 कटेगा, यहां एलसीएम में जाएगा, तो ये बनेगा, मल्टीप्लाई होगा d/d+2। सिंपल सी डेरिवेशन करवाई है, बिल्कुल एक बड़ा कमाल का रिजल्ट आ गया। ऐसे नहीं मिलेगा कि u इज इक्वल टू d/d+2 इंटू EF, और u नहीं लिखता मैं इसे, टोटल एनर्जी नहीं लिख रहा, एवरेज एनर्जी लिखनी है। एवरेज एनर्जी को हम लिख लेते हैं E से, E। तो अगर आपको ये पेज स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। अगर आपको ये पेज याद हो गया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस
बहुत तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस बड़े प्यार से हल होंगे। आपको याद क्या करना है, टेढ़े टेढ़े फॉर्मूले हैं, इतनी लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, अजीब अजीब से। एच स्क्वायर 8m डेरिवेशन करोगे क्या, एच की वैल्यू 6.634 10⁻34, उसका भी स्क्वायर करना है। एम की वैल्यू अगर आप वो इलेक्ट्रॉनिक मास लोगे 9.1 इंटू 10⁻31, और एन वी पाई वी, ये फॉर्मूले आप इतने याद रखोगे, नहीं रखने वाले। क्या याद रखोगे, सिर्फ एक डिपेंडेंस। अगर एक डिपेंडेंस याद हो गई, यहां से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स की डिपेंडेंस भी याद हो जाएगी और विद डायमेंशन याद होगी। आपको एनर्जी की भी डायमेंशन याद हो जाएगी, डिपेंडेंस, और एवरेज एनर्जी की भी डिपेंडेंस याद हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का भी रिलेशन आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी रिलेशन आ गया, एनर्जी का भी रिलेशन आ गया, और एवरेज एनर्जी का भी रिलेशन आ गया। सारा कुछ फर्मी एनर्जी के साथ, और सारा इन ईच डायमेंशन, इन ईच डायमेंशन। ठीक है, तो ये बड़ी ब्यूटीफुल चीज है, आपको ध्यान से देखने वाली है। और बस इसमें यही बात और थी, इंपॉर्टेंट थी। ये ग्राफ तो हम पहले भी देख चुके हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता ही है कि इस ग्राफ में तो कुछ है ही नहीं। फर्मी एनर्जी के बाद ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है, और बिल्कुल उसके बाद कोई पार्टिकल नहीं है, खाली है सब, और उसके पीछे सब भरे हुए हैं। तो ये स्टेट होती है पहली। ठीक है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को 0 केल्विन की जगह टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो 0 की जगह, ये तो 0 वाली लाइन है ना, सीधी और सीधी, टेम्परेचर 0 से ज्यादा करोगे तो ये कर्व जो है वो ऐसे की बजाय ऐसे होती रहेगी। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ले लूंगा तो वो ऐसे हो जाएगी। तो पीछे वाले पार्टिकल्स कम होते रहेंगे और आगे वाली स्टेट में जाते रहेंगे, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर का इफेक्ट तो है ही है। ठीक है, तो वो उसके लिए था। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से पता लगेगा आपको। इसमें एक चीज और मुझे बतानी थी, वो रह गई हमारी पीछे। तो उसमें क्या है, ये तो हमने बात कर ली थी सारी, ये तो ठीक है। लॉरेंट्ज नंबर जो है एक नाम की चीज है, उसका एक फॉर्मूला रह गया बताना। जब हमने विडमैन फ्रेंज लॉ किया था तो उसमें हमने किया था कि थर्मल कंडक्टिविटी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उन दोनों में रिलेशन है, और वो एल टी लिखा था, डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, और वो एल पे ऐसे करता है। तो एल जो है वो लॉरेंट्ज नंबर था। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू में आपको ध्यान रखना है, वैल्यू में आपको ध्यान रखना है, जब ड्रूड लॉरेंट्ज लॉ जिससे हमने निकाला था क्लासिकल थ्योरी से, उसके लिए भी एक वैल्यू है, और जब हमने क्वांटम मैकेनिकल एक्यूरेसी बीच में, करेक्शन बीच में डाल दी, तो वो वैल्यू थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई, वो वैल्यू थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई। तो जो वैल्यू 3k/e, के पता है ना आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जहां टेम्परेचर आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिल जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अपॉन ई आपको पता ही है, चार्ज उस पे जो चार्ज है। ठीक, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसको देख लेगा, थर्मल कंडक्टिविटी को। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन किसको देख लेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। उस पे वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन मॉडिफाई होके ये क्या हो गया, π²/3, π²/3, बाकी सब सेम। तो इस तरह से ये लॉरेंट्ज नंबर की दो वैल्यूज हैं, एक लॉरेंट्ज लॉ के हिसाब से और एक सोमरफेल्ड के हिसाब से। तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, वो आपको पता होगा तो और अच्छी बात है। और ऑलमोस्ट जो है वो वैल्यूज थोड़ी सी बढ़ गई हैं, थोड़ी सी डबल के करीब हो गई है उसमें। इस तरह से आप उसे ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज इसमें आती है, ये रह गया था, बाकी सब हो गया हमारा। क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको पता है इन द ड्रूड लॉरेंट्ज थ्योरी फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन गैस स्टैटिस्टिक्स कौन सी यूज की थी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ड्रूड लॉरेंट्ज में कौन सी की थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, लिखा भी हुआ है ऊपर। दूसरे में कौन सी की थी, फर्मी डिराक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, इसको भी ठीक है, स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है। विडमैन फ्रेंज लॉ मैंने बता दिया फिर से। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन क्या है कि अगर नंबर डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी 3 डायमेंशनल में 8 टाइम्स हो गई, यानी कि जितनी पहले थी उसकी 8 टाइम्स हो गई, आप बताओ फर्मी टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा। ऐसे नहीं लिखता, हम लिखते हैं टेम्परेचर, फर्मी टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, नया पुराने वाले से कैसे रिलेटेड होगा। ये क्वेश्चन देखो,
अब अगर आप फर्मी एनर्जी की बात करो, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वही है, एक ही है। तो जो रिलेशन आपने फर्मी एनर्जी के साथ देखा है वही रिलेशन फर्मी टेम्परेचर के साथ भी रहेगा। क्लियर। अब फर्मी एनर्जी नंबर डेंसिटी के साथ किस तरह से वेरी करती है? वो वेरी करती है n⁻2/3 फॉर 3 डायमेंशन। याद है ना, फॉर 3 डायमेंशन। अगर उन्होंने गैस 2 डायमेंशन दे दी होती तो हमारा फॉर्मूला अलग हो जाता। 1 डायमेंशन अगर क्या होता फॉर्मूला, फिर होता 2/2 फॉर 2 डायमेंशन। यही ट्रिक है जो पेपर में आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स से काम गलत करवा देती है, क्योंकि अगर आपने डायमेंशन का ध्यान नहीं दिया तो इसके क्वेश्चन में आपको कोई भी टीचर फंसा लेगा बड़े आराम से, ठीक है, इन 1 डायमेंशन। अब कौन सा केस है? 3 डायमेंशन। कितने टाइम्स दे दी डेंसिटी? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स देने से क्या होगा? EF डैश अपॉन EF इज इक्वल टू N डैश अपॉन N पावर 2/3। तो ये 8 टाइम्स होने का मतलब है 8 पावर 2/3, और 8 की पावर 2/3 मतलब 2 पावर 2। 8 क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, यानी कि ये 4 टाइम्स हो जाएगी। एनर्जी कह लो या टेम्परेचर कह लो, इट विल बी 4 टाइम्स। तो दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, मान लो वो कहते हैं फर्मी एनर्जी, एवरेज एनर्जी बताओ इज इक्वल टू कितने टाइम्स है फर्मी एनर्जी के, कितने टाइम्स है। तो अगर आपको पूछें कितने टाइम्स है, इन 1 डायमेंशन पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला है 1/3 EF। 2 डायमेंशन में पता होना चाहिए 2/4, 2/4 यानी कि 1/2 ऑफ EF। और 3 डायमेंशन में पता होना चाहिए दैट इज 3/5। समझ रहे हो फॉर्मूला? पीछे डेरिवेशन जो करवाई है कैसे होता है, ये 2D में है। जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला है D/D+2 टाइम्स ऑफ EF। ओके। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली इन आर्टिकल्स में या इस सिलेबस में से आपको फर्मी एनर्जी का क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। बाकी बेसिक है। विडमैन फ्रेंज लॉ आ गया अगर तो खुशियां मनाना, क्योंकि पेपर आसान है। फर्मी एनर्जी में अगर सीधा सीधा 3 डायमेंशनल में पूछा तो पेपर आसान है, लेकिन अगर टीचर ने घुमाना हुआ तो वो इन्हीं चीजों में घुमाएगा, नंबर डेंसिटी, फर्मी एनर्जी, टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डायमेंशन के साथ। ठीक, अगर इतनी बातें हो गई हैं तो आज के समाचार समाप्त हुए इस कंक्लूजन के साथ के क्या हो रहा है, हम ऑर्डर से क्योस पे गए हैं। ये जो भी इसमें है सिस्टम के यहां पे ये जो है क्योस से ऑर्डर पे गए हैं कि यहां सिस्टम में सारा कुछ वेरी कर रहा था, बहुत ज्यादा इधर उधर था। अब हमने उसे एक फिक्स आर्किटेक्चर में डाल दिया कि उसे पार्टिकल इन ए बॉक्स वाली चीजें सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, यहां तक की बात थी ड्रूड लॉरेंस से सोमरफील्ड, क्लासिकल से क्वांटम, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से फर्मी डिराक, ऐसे हमने मूव किया और उससे हमने अपनी प्रॉपर्टीज निकाली और सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट सीखा फर्मी एनर्जी का। दैट्स इट, दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर, दैट कंप्लीट्स योर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बाकी के आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट में मिल जाएंगे, यहां तक का काम करके आना। बाकी मिलते हैं हम कल अगली क्लास में फिर से, तब तक के लिए stay tuned with us and take care. Bye bye. Okay.